अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा कल हमने 2020 पेपर की एनालिसिस की थी। जी हाँ, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कल हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन इवैल्यूएट किए, आई मीन टू से फर्स्ट 30 क्वेश्चन की एनालिसिस की। तो आज हम और 30 क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। तो इसी के साथ आपका जो पेपर एनालिसिस वाला कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आज वो कंप्लीट होगा। तो माय डियर, बिफोर आई स्टार्ट आई हैव वन थिंग टू से कि जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करोगे या अपियर हो जाओगे तो 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। सबसे पहले जब आप अपना पेपर रिसीव करोगे, ठीक है, तो इसको थॉरली पढ़ेंगे। थॉरली पढ़ने का मतलब क्या है? जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, जो भी आपके डिटेल्स है, वो आप अच्छी तरह से फिलअप करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को फिर लास्ट में कंफ्यूजन होता है कि उनका रोल नंबर सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें, जो आप रोल नंबर लिख रहे हो तो वो OMR शीट आप बहुत अच्छे से भर रहे हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप करो कि किस तरह फिलअप करना है। चूंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे OMRs अपने सेमेस्टर सिस्टम में फिलअप किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी होता है ना, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी इज ऑलवेज देयर। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप पेपर रिसीव करोगे। और हाँ, एक बात का ख्याल रखेंगे कि आने वाला और एक वीडियो होगा जो सबके लिए होगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसमें खाली हम आपको यह बताएंगे कि भाई आप पेपर को कैसे रिसीव करोगे, पेपर को कैसे स्टडी करोगे और कौन सा क्वेश्चन पहले करोगे। तो वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना दिमाग में आप ये रखेंगे कि भाई आप लोगों ने जितना पढ़ा परफेक्टली ऑल राइट, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और आपकी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म है। बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रांग। ओके, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपने अच्छे से पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आगे भी आप कंटिन्यूअसली स्टडी करो। कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप लगे रहो अपनी स्टडीज के साथ। और इंशाल्लाह जब आप पेपर रिसीव करोगे, नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो, लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपको पता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऐसी गलती कभी मत करना कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे छोड़ूंगा, तो ऐसे तुक्के मारना नहीं, तुक्केबाजी मारना बंद करो। और जो क्वेश्चन आपको आता है सही से उसको क्लिक करो, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसके साथ छेड़खानी कभी मत करना। ये मेरे वर्ड्स है आपको। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो योर सिलेक्शन इज कंफर्म। अगर आपको 20 ही क्वेश्चन आते हैं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, अगर खाली आपको 20 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो वही 20 क्वेश्चन आप परफेक्टली करोगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ऐसे ही छोड़ो। नो मैटर कि भाई 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, छूट रहे हैं, आपका दिमाग चक्कर खाएगा। नो, तो बी कॉन्फिडेंट एनफ। अगर पेपर जबरदस्त डिफिकल्ट पेपर आ गया तो उसमें सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मेरिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, जो भी क्वेश्चन आपको आता है वही आप फिल करोगे, वही आप ऑप्ट करोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, तो उस क्वेश्चन के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप बेटा आपको ये मेरी बात समझ आ रही है। अगर आज आपको मेरी बात समझ आ गई तो यू आर डन, योर सक्सेस इज डन। ओके, एनीवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट। माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। मे अल्लाह सक्सीड यू। तो चलते हैं आज नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से आंसर्स पे क्लिक करते हैं, सो दैट आप ये सारे आंसर्स इसी तरह याद रखेंगे। लगभग प्रीवियस ईयर पेपर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन मीन्स ह्यूज अमाउंट है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, whether or not disadvantaged people try to change what is perceived as unfair social structure depends on। दो चीजें इसमें याद रखेंगे जब भी आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करोगे, चाहे वेदर और नॉट डिसएडवांटेजेबल पीपल टू ट्राई द चेंज व्हाट इज परसीव्ड। तो वन इज योर परमेबिलिटी, अनदर इज स्टेबिलिटी। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। तो माय डियर, इसका सी ऑप्शन सही है, permeability and stability of the social structure. Whether or not disadvantaged people try to change what is perceived as unfair social structure, it depends upon the permeability of the social structure and stability of the social structure. Okay my dear, question number 32 की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बेटा, जल्दी से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसको क्या हो गया, 32। ओके, देखिए भाई, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। ये जो रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस एक्सपेरिमेंट इज फॉर प्रिजुडाइस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिवर्स प्रिजुडाइस। इसमें हम शेयर्ड गोल्स की बात करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही है कि वन वे टू रिवर्स प्रिजुडाइस एज शोन इन द रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, हाउ टू फॉस्टर शेयर्ड गोल्स बिटवीन द ग्रुप्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत बार जब हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के काजेस देखते हो ना, ओनली वन कॉज इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल। आपको याद है मैंने वहां पे आपको कहा था को ऑकरेंस, तो जब भी आप को ऑकरेंस देखोगे, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कोमॉर्बिडिटी। तो इस चार ऑप्शंस में देखेंगे को ऑकरेंस कहां पे है। देखिए ऑप्शन क्या है, people having same problem die at the same time, this is not comorbidity. No. Number B, sufferers exhibit a chronic fear of death, not at all. Depression is always occur in winter, no, not necessary. Differentially defined disorders can co-occur, है ना, co-occur यहां पे आ गया, तो my dear it is the D option, that is the right option. Okay, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाला थोड़ा बहुत तगड़ा पेपर है एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। Which of the following, which of the below given was historical explanation of psychopathology? इसमें जनरल पैरसिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, American Psychiatric Association first published a predecessor of DSM as a statistical classification of institutionalized mental patients in। देखिए इसमें दो डेट से हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पे आपको प्रेडिसेसर याद रखना है। अगर प्रेडिसेसर आ गया तो सबसे, प्रेडिसेसर मीन्स बिफोर, सक्सेसर मीन्स आफ्टर, है ना। तो अगर प्रेडिसेसर की बात करेंगे, प्रेडिसेसर में आपको आ जाता है 1844 राइट ऑप्शन। लेकिन अगर इग्नो ब्लॉक की हम बात करेंगे 1852 इज द राइट ऑप्शन। चलिए भाई, एनीवेज इट इज द 1854 दैट इज mental predecessor of DSM as a statistical classification. Okay my dear, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। Psychopathology is unlikely to result from the impact of any single factor. This is one of the feature. देखिए psychopathology is unlikely to result from the impact of any single factor. This is one of the feature of diathesis trust model. तो ये आप ये वाला ऑप्शन आप याद रखेंगे, diathesis trust model, psychopathology is unlikely to result from the impact of any single factor. ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 37। एन adolescent dealing with unacceptable social inadequacy attempts to mask these feelings by seeking oral gratification. This is an example of बचपन से जुड़े जो एंजाइटी रिलेटेड चीजें होती है एडोलसेंट्स में, वो फिर एडोलसेंट में वो दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल थंब सकिंग एटसेट्रा, तो उसको रिग्रेशन कहते हैं। है कहीं पे रिग्रेशन। रिप्रेशन हो गया दबाना, किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट चीज आपके दिमाग में कॉन्शियस पार्ट में आ गई, उसको आप दबाते हो अनकॉन्शियस में। रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, एक्सक्यूजेस। लेकिन रिग्रेशन आप याद रखेंगे, जो चाइल्ड एक्टिविटी है वो अडल्ट में फिर उभरने लगते हैं, तो इट इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो इसमें 37 में आप ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ये सारे क्या कहते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो इसलिए ये कोई ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड है। न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट आर स्टडीड इन साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड डैश व्हिच कैन प्रोड्यूस स्टेट ऑफ हाई अराउजल। देखो हाई अराउजल एंड व्हिच इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है।
इनहिबिशन कौन करता है? गाबा। लेकिन जो नॉर एक्साइटेड सिचुएशन में व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, तो एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, देखिए ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये हाई एराउजल स्टेट में रिलीज होता है, लेकिन जो गाबा है ना, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इट इज एक्साइटेटरी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, और गाबा जो है इट इज इनहिबिट करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहां पे नॉर एपिनेफ्रिन आएगा, यहां पे गाबा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गाबा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, गाबा की फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द रिलेशनल सेल्फ इज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी दैट इनकॉर्पोरेट्स आइडियाज फ्रॉम नंबर 1 इंटरपर्सनल थ्योरीज, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड अटैचमेंट थ्योरी, एक्सचेंज रिलेशनशिप, कम्युनल रिलेशनशिप। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड अटैचमेंट थ्योरीज। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड अटैचमेंट थ्योरीज जो है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल सेल्फ, ये याद रखेंगे। ओके, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये वाला ऑप्शन 40 स्ट्रूप टास्क। आपको अगर अभी भी याद है, मैंने एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको बताया था, स्किज़ोफ्रेनिया। वहां पे मैंने बहुत सारे टेस्ट्स बताए, और उन टेस्ट्स में से एक टेस्ट था स्ट्रूप्स टेस्ट, एंड स्ट्रूप्स टेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कलर। तो यहां पे how long it takes to name the color of ink in the list of words. How long it takes name of the list of words? No. How long it takes the check the distortion? No. How long it takes people to change? No. It is related to the color. So this is the A option. That is the right answer. Okay. चलिए शाबाश। Question number 41. Just a second. Okay. तो which among the following given option is an predominant evolutionary theory of phobias? तो जब हम evolutionary theory of phobias की हिस्ट्री देखते हैं, तो biological component is very right answer. तो it is biological preparedness is given option is predominant evolutionary theory of phobias. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 42, एक मिनट। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। Individuals with somatoform disorder may often display a surprising indifferences about the symptoms, especially when the symptoms to most people would be disturbing. This is known as, बेटा अपने नोट्स को चेक करो, मैंने वहां पे एक डिफरेंस बताई थी, दैट इज लाबेल डिफरेंस। तो यहां पे कोई ऑप्शन है? वाई वाला डिफरेंस, स्क्वीला डिफरेंस, लाबेल इंडिफरेंस एंड क्वाइसा ला डिफरेंस। सो इट इज लाबेल डिफरेंस इज द राइट ऑप्शन माय डियर। तो ये याद रखेंगे, ठीक है? ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इन स्किज़ोफ्रेनिया, वेरी गुड। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? ओके, इन शाबाश, इन स्किज़ोफ्रेनिया व्हेन एन इंडिविजुअल हैज disorganized speech, the term clanging refers to। तो जब ये स्किज़ोफ्रेनिया में एक इंडिविजुअल को जब डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होते हैं, तो ये क्लैंगिंग है। क्लैंगिंग का मतलब है राइमिंग वर्ड्स निकल आते हैं। यहां पे आप देख लीजिएगा, राइमिंग है कहीं पे? जी, ऑप्शन ए वाला ही क्लियर है। इंडिविजुअल्स ओनली कम्युनिकेट विद वर्ड्स दैट राइम, that words that rhyme. Okay,
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कॉग्निटिव थेरेपी व्हेन एडेड विद एक्सपोजर, व्हेन एडेड, कॉग्निटिव थेरेपी को जब हम ऐड करते हैं एक्सपोजर थेरेपी के साथ, किन पेशेंट्स के लिए? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ये पर्टिकुलरली हेल्प होता है इन एड्रेसिंग व्हाट? इन एड्रेसिंग गिल्ट, इन एड्रेसिंग गिल्ट। तो ये याद रखेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी व्हेन एडेड टू एक्सपोजर फॉर पीटीएसडी इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन एड्रेसिंग गिल्ट। तो ये याद रखेंगे आप। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। हाँ जी बेटा, व्हाट इज 45 क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग, शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपीज हैव ऑब्टेन्ड support in the treatment of mild depression disorder? So it is interpersonal psychotherapy. तो ये याद रखेंगे, ट्रीटमेंट में हमने ये आपको पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, ट्रीटमेंट में हमने आपको पढ़ाया था इंटरपर्सनल, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑब्सेसिव OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? इट इज एक्सपोजर इन रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, है ना? ERP, ये आपने लिखा होगा, ERP is the treatment that is meant for a psychological disorder, that is OCD, obsessive compulsive disorder. So here is the fourth option, right option, exposure in response therapy. एक्सपोजर इन रेस्पॉन्स थेरेपी, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं जल्दी से। व्हाट इज गैड? गैड आपको पता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन गैड? विच ऑफ द, यस, पहला ही ऑप्शन है ना, रिलैक्सेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल, फार्माकोथेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। हाँ, ये रिलैक्सेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच इज हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ओके, 48 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 48। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और नॉट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे इस नॉट को नहीं देखते हैं, हाँ, इस नॉट को नहीं देखते हैं और वो टिक करते हैं रेशो को, है ना? तो देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और नॉट पॉसिबल इन नॉमिनल स्केल, सही है ना? तो नॉमिनल स्केल इसका सही आंसर है बेटा। ओके, चलिए 49 पे आते हैं, जल्दी से 49 पे आते हैं। In which type of interview the topics and issues to be covered are specified in advance? एडवांस में जब आपको इंटरव्यू, एक शेड्यूल पहले से ही तैयार किया जाता है, ठीक है? इनफॉर्मल में नहीं होगा, क्लोज्ड फिक्स्ड रेस्पॉन्स नहीं, इट इज इंटरव्यू गाइड अप्रोच। इट इज इंटरव्यू गाइड अप्रोच। वो अप्रोच है जिसमें हम स्पेसिफिक एडवांस और सीक्वेंस एंड वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द कोर्स जो इंटरव्यूअर पहले से डिसाइड कर लेता है। सो इट इज इंटरव्यू गाइड। चलिए 50 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में आप याद रखेंगे मीन, मोड और मीडियन। इन तीन के बगैर कोई और ऑप्शन होगा तो वही आपका राइट आंसर है। ये कहता है कि कौन नहीं है, देखिए भाई, इज नॉट, अरिथमेटिक मीन ये तो है, मोड भी है, मीडियन भी है, फिर क्या बचा? मीन डिविएशन, राइट। तो मीन डिविएशन जो है ये क्या नहीं है? ये सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं है यार, ये डिप्रेशन का है। सॉरी, नॉट डिप्रेशन, इट इज डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। समझ आया? वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे, द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू सुप्रेड, एक हो गया जमा होना, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा हो गया सुप्रेड डेटा होना, दैट इज डिप्रेशन। अगेन नॉट डिप्रेशन, इट इज डिस्पर्शन और यू कैन से वेरिएबिलिटी। ओके,
समझ आया? वेरी गुड। 52 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो ये कर्टोसिस वाली कर्व्स है। कर्टोसिस में मैंने आपको कहा इट इज द मीसोकर्टिक कर्व दैट इज नॉर्मल कर्व। समझ आया बेटा? जब मैंने आपको ऐसे लिखा था, देखो ये हो गया प्लैट कर्टिक, ये हो गया लेप्टोकर्टिक एंड ये वाला हो गया मीसोकर्टिक। तो मीसोकर्टिक इज द नॉर्मल कर्व। तो है कहीं पे एग्जैक्टली इट इज द मीसोकर्टिक दैट इज व्हाट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके चलिए भाई शाबाश। 53 पे आते हैं। वाव, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ टू कन्वर्ट रा स्कोर इनटू स्टैंडर्ड स्कोर। पता है आपको z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन। अब देखिए x माइनस एक्स बार है कहीं पे, या x माइनस एम, एम इज हियर मीन, तो ये वाला ऑप्शन सही है। z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार के बदले में मीन भी लिख सकता हूं डिवाइड बाई सिग्मा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। मेजरमेंट एरर कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड। याद रखोगे जितना ज्यादा हमारा सैंपल ज्यादा होगा उतने एरर्स कम होंगे। आंसर आपको मिल रहा। मेजरमेंट एरर कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग पैरामीट्रिक टेस्ट्स, यूजिंग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स, taking a large sample, estimating standard error, taking a large sample, measurement error can be reduced. Okay, तो क्वेश्चन नंबर शाबाश क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं जल्दी से। A statistical test that does not specify conditions of normal scores and do not need have well defined population। तो जाहिर सी बात है जो स्पेसिस को नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, कर्व टेस्ट्स कहते हैं। A statistical test that does not specify conditions of normality, जो जिसमें नॉर्मलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे वो नॉन पैरामीट्रिक होंगे, है ना बेटा? ओके क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। द MMPI की फुल फार्मूला मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी फर्स्ट कंसिस्ट्स ऑफ 10 क्लिनिकल स्केल्स और 4 वैलिडिटी स्केल्स। 10 और 4 यहां पे वैलिडिटी स्केल्स आर 4। चले 4 ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला गड़बड़ कर रहा है, इसमें 10 है तो इट हैज 10 क्लिनिकल स्केल, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ओके फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 57 जी, वैलिडिटी इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग whether the test score of people in one category are significantly different from those of people in another category। so इसको हम कहते हैं concurrent validity। ओके तो इसका सही आंसर है concurrent validity। ठीक है, concurrent validity। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is not the method of estimating the reliability of the test। क्या नहीं है? एलिमिनेटिंग रिलेवेंट टेस्ट, रिटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, सुपरलेट। अब ये तीनों है। पीयर कंपैरिजन मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो पीयर कंपैरिजन इज द वेरी राइट आंसर। चलिए 59, द फर्स्ट एडिशन ऑफ बिनेट साइमन बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। यार ये भी कोई क्वेश्चन है 1905 में। ठीक है ओके चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा? ओके क्वेश्चन नंबर 60, इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कंपल्शंस आर जनरली थॉट टू बी रिपीटेटिव थॉट्स बाय हार्मिंग ओवरवेलमिंग डिजायर्स, द रिपीटेटिव और रिचुअलाइज्ड। तो इसमें क्या आएगा बेटा? आप खुद ही लिखो। द रिपीटेटिव है ना, रिपीट और रिचुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ नेगेटिव आउटकम्स। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो दीज आर माय डियर द next 30 questions from paper 2020। I hope that today again you have enjoyed the lecture, but maximum students वो सोए हुए हैं। 2-4 कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, सर थैंक यू, पेपर अच्छा था एटसेट्रा।
हाँ, एनीवेज मैं चाहता हूँ कि अभी आपका सिलेबस जो है इसमें 1 यूनिट बच जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वाला जो मेरा यूट्यूब पे कंटेंट है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा ग्रुप में, और वहाँ जाके आप वो देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको तकलीफ़ होती है या आई एम सॉरी टू से समझ में नहीं आता, समझने में तकलीफ़ होती है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकती हो। तो थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे अल्लाह सक्सीड यू। वंस अगेन थैंक यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।